नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे आपके आने वाले टेट एग्जाम के लिए, और यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी तैयारी आपकी यहाँ पर इस टॉपिक में है। तो आइए और बढ़ते हैं, देखते हैं आज के हमारे CDP के मोस्ट IMP क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर समुचित मार्ग है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, कौन सा तरीका सही है जो भी अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटि में सुधार करना चाहते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर पहले को देखें तो यहाँ पर है, उसे अपने विद्यार्थी की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक त्रुटि का संशोधन हम कर नहीं सकते क्योंकि काफ़ी समय लगेगा और यहाँ तक देर तक विद्यालय में कोई भी शिक्षक बैठ नहीं पाएगा। दूसरा यहाँ पर है, उसे बार बार की जाने वाली सामान्य त्रुटि की अपेक्षा कम बार होने वाले त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी इसमें ठीक नहीं होगा। और सी है, यहाँ पर उसे उन त्रुटियों में संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सी वाला जो है वो इसमें सही है। और चौथे को यदि हम देखते हैं तो इसमें है, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध कर दिए तो उसका संशोधन नहीं करना चाहिए। देखिए, त्रुटि का संशोधन करना भी चाहिए, परंतु जिस तरीके से हम कर सकते हैं उसी तरीके से विकल्प सी को यहाँ पर हम उत्तर चुन लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर है, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना या कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो यहाँ पर जो कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है वो यहाँ पर होगा भावनाओं की आलोचना। यहाँ पर ये बुद्धि से, भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर समांतराल, भावनाओं की पराकाष्ठा, अनुकूलन का स्तर या फिर विचारों का घनत्व। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर जो है उनके अनुकूलन के स्तर से संबंधित यहाँ पर रहेगा, और विकल्प सी जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है और निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, मानवीय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मध्याह्न भोजन के माध्यम से विद्यालय में बच्चों को रोकना और शिक्षा की ओर प्रेरित करना, ये सरकार अपना प्रयास करती है मध्याह्न भोजन के माध्यम से। तो यहाँ पर मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत जो है वो कार्य करता है, और इसके लिए विकल्प जो डी होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है और इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो व्यवहारवादी, पारिस्थितिक रचनावादी, या फिर डी है इसमें सामाजिक रचनावादी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर का वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये पारिस्थितिकी से संबंधित है। ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, पारिस्थितिकी। अब देखिए, पारिस्थितिकी का जो अधिगम सिद्धांत है, तो यहाँ पर जो अधिगम का जो क्षेत्र सिद्धांत दिया था एक कर्ट लेविन ने, तो कर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया था और उनके अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार ये बात उन्होंने बताई थी कि प्राणी को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है, और प्राणी और वातावरण जो होते हैं वो एक दूसरे से निश्चित रूप से अंतर्क्रिया करते हैं। तो इसलिए बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए उनके घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने दिया है। तो ये बात इसमें बताई गई थी और यहाँ पर बी विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय
सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। अब देखिए, कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है या लाभदायक हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, बच्चे को महसूस कराने के लिए कि उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, डपटना या बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ पर सबसे कम ध्यान भंग हो। और अगला है, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रखने की अनुमति देना या फिर बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो यहाँ पर जो सही सर्वाधिक लाभकारी होगा वो होगा विकल्प बी, बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ पर उसका ध्यान कम भंग हो। बी विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बात करते हैं, भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है या विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है। ये व्यवहार लिखा है तो ये विचार है, ठीक है। और हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। डी है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है निश्चित रूप से वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है और डी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बात करते हैं, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर के ये अनुमान लगाया। तो यहाँ पर देखें हम, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है या विकास की प्रक्रिया एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है। सी है, विकास निरंतरी होता रहता है। और डी है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हमारा इसमें सही रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है, क्योंकि अध्यापक ने यहाँ पर अनुमान लगाया है कि जो विकास जो होता है वो एक व्यवस्थित क्रम में होता है। और यदि विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। तो यहाँ पर विकल्प है इसके लिए सही है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो यहाँ पर समुचित कथन कौन सा है, परिवेश की भूमिका लगातार स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और डी है, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है और विकल्प सी जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है बलात्मक अधिगम, चिंतन एवं समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार। बी है, यहाँ पर अंतर्क्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। और सी है, यहाँ पर परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। और डी है, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इसमें बनता है वो बनता है विकल्प बी, क्योंकि समाजीकरण में की बात की गई है। तो अंतर्क्रिया व सामग्री के द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत, यहाँ पर होगा बी विकल्प इसके लिए सही। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पर हम देखें, बच्चों में की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पर निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, वो है विकल्प डी। यहाँ पर पियाजे के सिद्धांत के संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता
निहितार्थ को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहीं भी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पर बल नहीं दिया है, और विकल्प डी इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, बी है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, सी है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, और डी है वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो है वो है विकल्प बी, एक समाधान की तार्किक सुगमता का परीक्षण करना। ये ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, यदि हम बात करें ब्लूम के सिद्धांतों की या ब्लूम के वर्गीकरण सिद्धांतों की, तो यहाँ पर ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य के 3 क्षेत्र बताए थे, और जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। और यहाँ पर यदि हम देखें तो एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे है वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो यहाँ पर छात्रों की सफलता है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बी है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, सी है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न होना, और डी है विद्यार्थियों के द्वारा स्वीकृति हेतु यहाँ पर आध्यात्मक व क्रोध का प्रयोग करना। तो यहाँ पर हम देखें तो वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक और अध्यापिका को निम्न में से किस मूल्य में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो यहाँ पर हम देखें तो छात्रों की सफलता है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इसमें यहाँ पर शिक्षिका को इस मूल्य में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। विकल्प ए इसके लिए सही होगा। आगे देखें, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? देखिए, हकलाने की जो समस्या होती है इससे हम कैसे निपट सकते हैं? कोई भी विद्यार्थी की जिसको भी ये परेशानी हो, तो यहाँ पर अनुश्रुत वाक्य, प्रवर्धित वाक्य, परिणामकारी वाक्य, और डी है लंबित वाक्य। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इस समस्या से निपटने के लिए किस प्रकार से निपटा जा सकता है, तो यहाँ पर होगा प्रवर्धित वाक्य। बी विकल्प इसके लिए सही होगा। देर तक बोलना, लंबे समय तक भाषण देना, ये प्रवर्धित वाक्य कहलाता है, और इस पद्धति का प्रयोग करके हकलाने की जो समस्या होती है उससे निपटा जा सकता है। ऑप्शन बी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना, गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक गण गवेषण और तथा सामग्री का प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संग्रथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम, या फिर उपचारात्मक प्रत्युत्तर, और अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन ए, संग्रथित अधिगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा वह है जहां पर, तो एक समावेशी कक्षा की पहचान क्या होती है? कैसे हम पहचान पाएंगे कि एक समावेशी कक्षा वह है जहां पर तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। बी है विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। सी है समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है, और डी है यहाँ पर अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो देखिए, एक समावेशी कक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों के लिए अधिगम और साथ साथ अधिगम, और यहाँ पर जब अध्यापक जो होगा वो
अधिगमकर्ता के लिए, यानी कि जब प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए बात करते हैं तो वही हमारा इसमें उत्तर बनता है। तो यहाँ पर हम देखें तो अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगम अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी इसके लिए सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर देखना है प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त जो कार्य होगा, प्रदत्त कार्य होगा, असाइनमेंट होगा, वो मैं तो यहाँ पर बात क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की गई है तो विकल्पों को देखें। अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। बी है उसने अपने समवयस्क साथियों के अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके और वह व्यस्त रह सके। सी है वह विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। और डी है संपूर्ण कक्षा की उसे अपनी पाठ्यपुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी प्रतिभाशाली है और असाइनमेंट के रूप में हम उसे विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, ये असाइनमेंट उसे दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो यहाँ पर है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान। सी है सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। और डी है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें वो होगा विकल्प सी, सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ये कोलबर्ग के नैतिक विकास चरणों का एक लक्षण है और विकल्प सी इसके लिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। पारंपरिक, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित, सामाजिक, रचनात्मक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए छात्र व अध्यापक एक दूसरे के अनुभवों पर परस्पर ग्रहण करते हैं। तो सामाजिक रचनात्मक कक्षा की बात यहाँ पर की जाएगी और विकल्प डी इसके लिए सही होगा। चलिए हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन जो था उसमें मिसप्रिंट होने की वजह से हमने हटा दिया है और उसके बदले में आपको एक नया क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? अनुवांशिकता, सामाजिक अंतर्क्रिया, अहम केंद्रित भाषा या विद्यार्थी के द्वारा सक्रिय रचना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पियाजे के द्वारा जो कमतर आंका गया क्षेत्र है वो है यहाँ पर सामाजिक अंतर्क्रिया। बे विकल्प जो होगा, क्योंकि पियाजे के भाषा विकास में यदि देखें तो ये इस अंतर्क्रिया को कम महत्व देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है सामाजिक अंतर्क्रिया को। तो विकल्प 20 के लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन को देखना है। विद्यार्थी समूह से बेहतर सीखते हैं। आबाद व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए। छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। और डी है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में से यदि कथन को देखें तो यहाँ पर जो सही कथन इसके लिए होगा वो होगा डी, विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए और विकल्प डी इसके लिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखना है सत्य कथन को। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। सी है रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। और डी है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इसमें होगा वो होगा रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है।
तो विकल्प ए इसके लिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी भी विषय में अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहना या कहता है। तो वह विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंचर गति से जागृत करना, रचनात्मक आकलन कर रही है या कर रहा है, छात्रों के मुख्य बिंदुओं को सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रही है, और डी है छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन है तो शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा या रही है। तो यहाँ पर इसमें हमारा सही उत्तर जो बनता है वो बनता है यहाँ पर रचनात्मक आकलन कर रहा या रही है। विकल्प बी जो होगा वो उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो यहाँ पर हमें देखना है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का जो समर्थन करता है वो। तो पहला है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को ही प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। और आगे के विकल्पों को यदि देखें तो यहाँ पर है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतर्क्रिया है। सी है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में क्रमात्मक हैं, और डी है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते हुए अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार देखें तो ये है पहला विकल्प इसके लिए, और पहला विकल्प जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर इनके सिद्धांत का समर्थन करता है, क्योंकि गार्डनर ने के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 तरह की बुद्धियाँ होती है और 7 प्रकार की बुद्धि यद्यपि परस्पर अंतर्क्रिया करती है फिर भी मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अतः मस्तिष्क में जब किसी भी एक भाग में क्षति हो जाएगी तो यहाँ किसी विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करेगी, न कि संपूर्ण को। चलिए, तो पहला विकल्प जो होगा हमारे लिए इसका उत्तर हो जाता है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों के द्वारा संस्था स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें उस कारण को देखना है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। चलिए, तो पहला है विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसे आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। तो ये तो गलत है क्योंकि ये सब कुछ होता है वहाँ पर। और बी अध्यापकों का समय उपयुक्त योग्यता वाला न होना और उन्हें कम आव देना, ये भी यहाँ पर गलत है। बच्चों से भलीभांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, तो अध्यापक संवेदनशील भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगला है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का न होना। तो निश्चित रूप से जो अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए कोई भी वैकल्पिक पाठ्यचर्या नहीं होती है, इस वजह से बच्चे छोड़ देते हैं। विकल्प डी इसके लिए ठीक है। अगला प्रश्न आता है, अधिगम अक्षमताएं वस्तुपूरक तथ्य हैं तथा इनकी संस्कृति में कोई भूमिका नहीं होती है। बी है पठन अक्षमता के पर्याय हैं, और सी है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। डी है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो यहाँ पर इसमें जो सही उत्तर हमारा होगा, अधिगम जो अक्षमताएं होती है निश्चित रूप से वे सामान्य या उच्च से अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। तो ये किसी में भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, सामान्य में भी हो सकती है और अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी हो सकती है। आगे देखिए, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पर, तो समस्या समाधान प्राय कहाँ पर सफल है, कौन से विद्यालयों में सफल होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जहाँ पर परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। तो बिल्कुल ये पहला ही विकल्प इसके लिए ठीक है, परिवर्तनशील व लचीली पाठ्यचर्या है। आगे देखें, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित हैं, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, और डी है कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एवं शैक्षिक संवाद जो होते हैं ये
अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं और विकल्प ए जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो वाइगोत्स्की जो थे इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया और इनका जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसमें इन्होंने सामाजिक परस्पर अंतर्क्रिया को काफ़ी महत्व दिया है। तो सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता वाइगोत्स्की के अनुसार उसके सामाजिक संदर्भ से, यानी कि सीखने को हम उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते हैं, यही वाइगोत्स्की का कहना था। चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमने मिसप्रिंट हुआ था उसके बदले में। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, कागज पेंसिल जांचों के द्वारा आकलन जो होता है आकलन को सीमित कर देता है या फिर सकल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर डी है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पर है कागज पेंसिल जांचों के द्वारा आकलन जो होता है आकलन को सीमित कर देता है, क्योंकि हम विद्यार्थी का पूरा मूल्यांकन सिर्फ कागज पेंसिल से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी का आकलन सीमित होता है, तो उसके सभी पक्षों को जानना जरूरी होता है क्योंकि हम उसका आकलन कर रहे हैं। तो विकल्प एस के लिए ठीक होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज के हमारे जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।